हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 2 यानी पोलिनोमियल ख़त्म कर लिया है। पोलिनोमियल का रूप वगैरह देख लिए, कैसे पोलिनोमियल निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और उसको डिवाइड सीखे थे, फैक्टराइजेशन सीखे थे। सब चीज़ याद होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसका जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए अल्फ़ा। और उसमें देखे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे, और क्यूबिक इक्वेशन निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सब हम उसमें देख चुके हैं। उसमें उसका रूप था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पोलिनोमियल का। अब हम लोग देखेंगे यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें इसका समझाते हैं, चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, कैसे है, क्या है, नहीं है। दो मतलब जानवे करते हैं, ये दो, ठीक है। अब चर का मतलब क्या होता है? चर यानी इसको बोल सकते हैं वेरिएबल। चर यानी वेरिएबल बोलता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल किसको बोलेंगे? जैसे एक्स वाई मेनली इसमें देखने को मिलेगा, यानी ए बी सी डी में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेगा एक तरह का, उसको समझना है। मेनली समझना है किसको? एक्स वाई को, क्योंकि ए बी सी डी इसमें आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो हम ए को वेरिएबल नहीं बोल सकते, यहाँ ए का इस्तेमाल किया है कांस्टेंट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ मेनली हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे एक्स और वाई, इसीलिए कहता है एक्स एक चर हो गया और वाई एक चर हो गया, इसीलिए बोलता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझाते हैं रैखिक समीकरण किसको कहता है। रैखिक समीकरण उसको कहता है जिसका पावर 1 हो, है ना, दोनों का पावर 1। इसमें 2 पावर आएगा ही नहीं पूरा चैप्टर में, तो ये भी बात समझ के रखना है। रैखिक मतलब क्या होता है? एक रैखिक समीकरण यानी दो चर रहेगा, उसका पावर 1 रहेगा, 2 होगा नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आया? अब युग्म किसको कहता है? समीकरण युग्म ज़्यादातर यानी पूरा चैप्टर में दो समीकरण मिलेगा आपको, इसीलिए एक जोड़ा के रूप में मिलेगा। जोड़ा, ये हो गया आपका जोड़ा, यानी युग्म मीन्स जोड़ा, ठीक है। इक्वेशन तो जानवे करते हैं। समीकरण, समीकरण किसको कहता है? जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण। एक समीकरण बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मिला तो वो एक समीकरण का रूप ले लिया, और दो ठो मिला है तो एक युग्म हो गया ए एक्स। अब मान लीजिए ऐसा ले लेंगे कि a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेंगे, हो गया ये युग्म हो गया ना, इसको बोलता है युग्म, यानी जोड़ा दो ठो हो गया, ठीक है। अब यहाँ चैप्टर से थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा होगा। अब एनसीईआरटी में जो इसका फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म याद रखना है। वो इसलिए याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देता है, बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है कि जनरल फॉर्म किसको कहता है। तो जनरल फॉर्म आपका हो गया, होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसी से काम होगा पूरा चैप्टर में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कर लीजिए, ये हो गया जनरल फॉर्म, साधारण फॉर्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कंडीशन। इसमें मेन जो स्टार्ट किया है एनसीईआरटी, क्या स्टार्ट किया इसमें, फिर समझाते हैं कि a1 एक्स और
प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 एक समीकरण हो गया। a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल हो गया डबल समीकरण। ठीक है, इससे अब हम बात बढ़ाएंगे। बात बढ़ाया कि फिर ये NCERT का एग्जाम्पल है, इसके थ्रू देखेंगे कौन क्या है। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका जो हम लोग ग्राफ बताएंगे कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कैसा होगा, प्रतिच्छेदी जैसे ये एक हम लोग x ये y एक्सिस लेंगे, ये x डैश ये y डैश, तो प्रतिच्छेदी क्या होगा, कोई ग्राफ ऐसे आके कट जाएगा ये पॉइंट में आके, यानी प्रतिच्छेद करेगा। जब तो समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइन कट करेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा, उसी को प्रतिच्छेदी कहेंगे। यानी इसका ये हो गया कंडीशन आपका, ये हो गया ग्राफ कैसा बनेगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या होगा, इसका अद्वितीय सॉल्यूशन हो। अद्वितीय सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन कहाँ कटेगा, एक्स वाई का मान निकलेगा, उसी को कहता है अद्वितीय सॉल्यूशन। समझ में आया। क्या बोले, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का ग्राफ कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। याद रखना है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 भी लिख सकते हैं। क्या हम उतना लिखेंगे, जब दो में ही काम हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। प्रतिच्छेदी ग्राफ यानी एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, अद्वितीय सॉल्यूशन निकलेगा। अद्वितीय सॉल्यूशन मीन्स इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। समझ में आया। फिर अगला कंडीशन हम लोग को क्या पढ़ना है, अगला कंडीशन हम लोग को पढ़ना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इसका कैसा बनेगा, आप लोगों को हम ट्राई करेंगे कि मेरे पास ही याद हो जाए, और हम इसको इतना बार बोलेंगे ना पूरा पढ़ाते पढ़ाते, आपको घर में पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जब एग्ज़ाम हो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले कंडीशन से थोड़ा याद कीजिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका ग्राफ आपका बनेगा कैसा मालूम है, समांतर ग्राफ बनेगा। कोई हम लोग एक एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा एक समांतर बनेगा, एक कहीं टकराएगा ही नहीं, समांतर ग्राफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ समांतर बनेगा। आप कोई बोलेगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल निकलेगा कि नहीं, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं टकराएगा तभी ना हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि एक ही जगह अच्छा से सॉल्यूशन निकलता है अद्वितीय में, जो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में ही एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। याद रखना, ये अक्सर कहाँ पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आपको दे देगा मतलब इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कौन सा सॉल्यूशन होगा, वहाँ सॉल्यूशन लिखेगा, 3 सॉल्यूशन लिखेगा, उसमें से आपको सॉल्व करके देखना है, मतलब सेट करके कि कौन सा होगा। आपको याद रहेगा तो फटाफट 1 मिनट के अंदर कर लीजिए। इसीलिए बहुत अहम है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुसा दे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी नहीं बनेगा, समांतर ग्राफ बनेगा, और समांतर ग्राफ बनेगा, और इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है,
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप किताब होगा कंडीशंस वगैरह अच्छा से लिख लीजिएगा याद करने के लिए। ऐसे हम इसको जब पढ़ा के पूरा अच्छा से ख़त्म करेंगे ना, फिर आपका एक चार्ट टाइप का बना देंगे सबका, A1/A2 नॉट इक्वल टू कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, उसका इंग्लिश भी लिख देंगे। ट्राई करेंगे इंग्लिश में भी लिखने की, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वर्ड वगैरह सुने रहिएगा, कभी ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम हो कोई मीडियम हो, तोड़ फोड़ मचा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका ग्राफ बनेगा, समांतर ग्राफ बनेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या है, ये सब किसको फॉलो करता है, एक रूप है इसका, A1x प्लस B1 इंटू एक्स प्लस C इक्वल टू 0, A2x प्लस B2, इसको भी C1 कर दीजिए, सॉरी y, B2y प्लस C2 इक्वल टू, ये कंडीशन है। यहाँ हम करे थे कि नहीं, C1 C2 कर लेना भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे सब। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आया। अब इसको देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका ये हो गया कंडीशन आपका, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब हम लोग ग्राफ बोलेंगे, कैसा ग्राफ बनेगा, और इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। यही पूछता है, आप अच्छे से पढ़े रहिएगा, ख़ास तौर पे मेरे पास पूरा चैप्टर ख़त्म होते होते जो भी याद करने वाला बात है आपका दिमाग में अगर नहीं घुसा तो फिर पढ़ाना बेकार है, क्योंकि ये चीज़ हम झेल चुके हैं। टीचर नहीं बताता है, ये चीज़ आपको झेलने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे पूरा मेरे पास ही पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाए, आपको दोबारा याद करने का कंडीशन से ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अब हम ट्राई करेंगे लास्ट तक पूरा चैप्टर आपको याद कराते हुए चले, कहाँ क्या था, कहाँ क्या याद करने वाला था, इतना तो करा ही सकते हैं। अगर आपको करा दिए यार, आप भूल भी जाए ना, अगर एक बार फिर उसको रिकॉल कराया तो फटाफट याद आ जाएगा। ऐसा है, पढ़ाने का हम ट्राई करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ एक ही मतलब लाइन पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ ऐसा जा रहा है, दूसरा ग्राफ भी इसी में चले जाएगा, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में समपाती ग्राफ। एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अनंत होगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना हम प्रतिच्छेदी में क्या होता है, एक पॉइंट में टकराता है तो वहाँ एक सॉल्यूशन और द्वितीय सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं। जबकि उसमें क्या था, नॉट इक्वल टू वाला में क्या था कि वो समांतर जाता था, कहीं टकरेबे नहीं करेगा तो आप सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ये टकराता है, हर पॉइंट में टकराता है, अभी जहाँ तक जाएगा टकराते हुए जाएगा, इसीलिए इसको नहीं कह सकते कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। इसीलिए बोलते हैं इसका अनंत सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, अनंत सॉल्यूशन होगा। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा एक ही लाइन पे ग्राफ बनेगा और इसका सॉल्यूशन अनंत होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका जो कंडीशन है सब एक ही पेपर पे एक ही जगह पे लिखेंगे, सबका ग्राफ और सॉल्यूशन लिख के देंगे, ताकि आपका नोट्स भी बन जाए ठीक ठाक। आप इसको भी समझने के लिए लिख सकते हैं, ये तो हम याद करने के पर्पज से लिखे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।